नमस्कार, द हिट शो में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बांधवगढ़ के विधायक शिव नारायण सिंह। युवा विधायक हैं और एक युवा एक जोश के साथ और राजनीतिक अनुभव के साथ जब मैदान में होता है तो किस तरह से काम करता है। और क्या शिव नारायण सिंह सियासत में आना चाहते थे? भले ही पिता बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थे, क्षेत्र में एक बड़ा नाम, सांसद, विधायक, मंत्री, तमाम उपलब्धियों के बावजूद भी क्या अंदर से ऐसा कभी शिव नारायण सिंह को लगता था कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए? तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। साधना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बहुत सहज सी बात है जो हम बातचीत युवाओं से करते हैं या राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं उनसे जब बातचीत करते हैं तो ये समझ आता है कि हर व्यक्ति राजनीति में पहले से ही आना चाहता था, ऐसा नहीं होता। बल्कि केवल सियासत की बात ना करें, अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ भी ये परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं कि व्यक्ति पढ़ता कुछ है और क्षेत्र कोई और चयन हो जाता है। आप क्या वाकई में सियासत में ही काम करना चाहते थे? ऐसी मंशा थी? परिस्थितियों के अनुरूप जो है हम सब लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकलते हैं, लेकिन भाग्य और किस्मत आपको कहाँ ले जाएगी आपको भी पता नहीं है। उसी तरह मेरा हाल था। खेलते कूदते आगे बढ़े और पिताजी की क्या मनसा थी पिता परमेश्वर वही जाने। उनके साथ मेरे को ले जाना, क्षेत्र में एक ड्राइवर बन के उनके साथ चलना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह से हम लोग उनके क्षेत्र साथ में चलते थे, क्षेत्र का दौरा करते थे और ये उम्मीद कभी नहीं थी कि हम लोग इस ओहदे पर आएंगे, लेकिन उनके साथ काम करना और देखना, मिलना जुलना, बहुत अलग स्वभाव, उनका अलग अंदाज, वो सब में नहीं हो पाता, लेकिन उनके में था जो आज लोग बाग उनको याद करते। तो निश्चित रूप से राजनीति में थे नहीं, लेकिन अचानक हम लोग राजनीति में आ गए और उनका स्थान लेकर आज जनसेवा भाव से हम लोग सब काम कर रहे हैं। तो ये भी एक नया मोड़ है, नई जिम्मेदारी कहेंगे अपने लिए, और उस नई जिम्मेदारी के साथ कई चीज़ों को सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं अपने आप को बहुत मैं थोड़ा सा इस चीज़ को तफसील से समझना चाहूँगा, क्योंकि आप अगर राजनीति में नहीं आना चाहते थे तो एक चिंता उनको, पिता को रही होगी हमेशा कि मैंने इतना कुछ क्षेत्र के लिए किया है, मेरी विरासत को कौन संभालने वाला है। उस समय क्या मनोभाव आपको उनके दिखते थे और आपके मन में क्या चलता था? परिवार के बाकी जो सदस्य हैं वो क्या सोचते थे? कौन राजनीति में आने की मंशा रखता है, कौन नहीं रखता है? ये तमाम जो समीकरण उस समय उठापटक मन मस्तिष्क में चलती थी, वो किस तरह की होती थी? बिल्कुल सही है कि राजनीति में उनका मेरा दखल कर होना मतलब वही जो सोसाइटी के माध्यम से हुआ, और उसके बाद युवा मोर्चा में आ गए, युवा मोर्चा में लाए गए। इसके बाद फिर जिला पंचायत के चुनाव हुए, जिला चुनाव के बाद जिले के युवा मोर्चा के जिले के उपाध्यक्ष बनाए गए। मतलब संगठन के साथ साथ और सरकारी समितियां जो थी, जो एक पद होता है, जिम्मेदारी पद, जो समाज की सेवा में उसको उपयोग एक सेवा भाव के साथ किए, वो लगातार ये निरंतर मेरे को मिलते गए। तो ऐसा लगने लगा कि अब ये राजनीतिक पैदान हम लोग चढ़ रहे हैं, और लगने लगा कि अब यहाँ से जो मानसिकता है पिताश्री जी, वो लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं मंच हमको स्थान देंगे। तो ऐसा भाव से हम लोग लगने लगे। फिर भाजपा के महामंत्री बने, फिर चुनाव हुए, मेंबर फिर बने, फिर जिला पंचायत चुनाव फिर लड़े, फिर बने। और इसी तरह हमारे स्वर्गीय दलपत सिंह जी का 2016 में और माननीय दाऊ साहब को, माननीय मंत्री जी को लोकसभा लड़ाए, चुनाव में जिम्मेदारी मिली। मतलब कई चढ़ते 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 समझ में आया कि ये जिम्मेदारी इनकी। ये सवाल ये है कि शिव नारायण सिंह स्वयं तैयार हो रहे थे अंदर से, या हालात ऐसे बनाए जा रहे थे कि मैदान में तो आना पड़ेगा? कुछ
हमारे पिताजी की भी एक ख्वाहिश थी कि मैंने एक ईमानदारी से इस क्षेत्र की सन 77 से सेवा की है, और पार्टी ने जहाँ जहाँ जिम्मेदारी दी है तो मैं ईमानदारी से सेवा किया हूँ। तो उस हिसाब से उनका भी मन में था कि यार मैंने इतने वर्षों से संगठन का, जनसंघ से जब पार्टी गठन नहीं हुआ था अटल जी के साथ, तब से मैं इस पार्टी का काम कर रहा हूँ। तो एक मौका उनको ये लगा कि मेरे घर पे ये पद जो है सीट रह जाए। माननीय मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज सिंह चौहान जी थे, तो उनसे बात अच्छी की, फिर वो सब प्लानिंग की है। फिर वो चुनाव टिकट देने के पहले शिवराज जी ने मेरे से बात की, ये लड़ेंगे चुनाव शिवनारायण से। सुबह सुबह की बात है 7 बजे। तो जैसा आपका आशीर्वाद और दाऊ साहब का आशीर्वाद, दाऊ साहब तो तैयार है बोले, मैं जैसा आप कहेंगे, मैं कोई दिक्कत नहीं, काम तो कर ही रहे, और पार्टी का काम हो चाहिए, अपने जिम्मेदारी जो मिली है जनता द्वारा उसका काम तो कर ही रहे, आपका जैसा आशीर्वाद हो का ठीक है, तैयार हो। तो ये लगा कि सब एक जो उनकी भाव था उनके आधार पर ही सब चल रहा था, और ये अवसर मिला हमको, और लगातार काम करते करते आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला जो चुनाव है वो आपने सोसाइटी का लड़ा था। सोसाइटी के चुनाव की किस तरह की रणनीति थी, क्या जमावट उस समय आपने की थी, और ऐसा लग रहा था क्या कि हाँ अब हम मतलब पहले से जो तैयारी है अंदर से है प्रॉपर, या फिर अचानक मैदान में आ गए हैं? भले ही चुनाव छोटा है लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है। बिल्कुल सही। वो उस उम्र के पैदान में जब अपन कोई निर्णय लेते हैं, उस निर्णय पे अपन खड़े हुए, और जब खड़े हुए तो ये लगा यार कि हम किधर जाएं, तो चलो अभी इसी शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है प्लानिंग। लड़ा रहे हैं सब लोग, हम तो तैयारी लड़ा रहे हैं सब लोग, सब ने भी साथ बिछाई और सफलता मिली। सफलता मिली तो नहीं, एक ललक लग जाती है कि यार ये तो ठीक रहा यार, ये 5 साल वाला। फिर दोबारा हुआ, फिर वो धीरे धीरे एक मन में वो होने लगा कि आप राजनीतिक तरफ ही जाना, झुकाव होना चाहिए, ऐसा मन में धीरे धीरे काम, सेवा भाव। भाई पिताजी हैं, विधायक हैं, मंत्री, तो सारे काम सब होंगे, जनता के काम होंगे, एक उनको भी हैंड्स मिलेगा काम करने के। मैं नहीं हूँ यहाँ तो कोई है वहाँ जो है छोटे छोटे कामों को निपटाने। तो इस भाव से हम लोग भी धीरे धीरे करके राजनीति में घुसते गए, लेकिन ये इतना नहीं था कि हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, इतना उद्देश्य नहीं था कि यहाँ हम लोग इस जगह पे पहुँचेंगे। तो जो काम करता है ईमानदारी से, तो वो धीरे धीरे उस लेवल तक पहुँचा दिया किस्मत ने। मतलब एक पिता ने एक रणनीति तैयार की कि पुत्र को मैदान में कैसे लाना, पहले वाहन चालक के रूप में उपयोग किया ताकि विधानसभा क्षेत्र का हर गांव गली उससे पहचान हो जाए। वो सफ़र किस तरह का था, और जब गांव में जाते थे तो पिता को एक नेता के रूप में देखकर, समाज सेवा के भाव को देखकर अंदर से क्या ऐसा आता था हाँ एक दिन मुझे भी ये करना है, या फिर तब नहीं आता था? बिल्कुल नहीं, हम सब इस तरह की लालसा ही नहीं थी, नहीं से कोई जवाबदारी कोई हमारे पास कोई पद नहीं था। सेवा भाव से हम लोग करते थे। कभी कभी तो मैं नाराज़ हो जाता था कि यार आज खेलने जाना था, दाऊ कहाँ लेके जा रहे हैं आज मुझे। तो दिन भर मेरा माहौल जो है चेंज रहता था, शाम रात तक, जब तक हम लोग लौट के नहीं आते थे। तो बाद में अब पता चला, हमको एहसास हुआ कि क्यों लेकर जाते थे क्षेत्र में एक ड्राइवर बनाकर। अब समझ में आ रहा है कि उनकी कितनी दूरदर्शिता रही, उनकी कितनी लंबी सोच रही कि एक मेरे बाद कोई इस क्षेत्र को, इस यहाँ की जनता जनार्दन को एक अपना घर परिवार मानकर सेवा कर सकता है। तो उस विचारधारा से जोड़ने के लिए उन्होंने मेरे को एक ड्राइवर की भूमिका बनाकर पूरे क्षेत्र में भ्रमण कराना, इस तरह का शुरुआत हुई थी। चूँकि बड़े लंबे समय से आपने अपने बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र को देखा है, बल्कि उसके बाहर चूँकि संसदीय क्षेत्र भी आपके पिता ने लड़ा है, तो ऐसे में क्षेत्र में जो परिस्थितियाँ उस समय थी, उस दौरान और आज, क्या बदलाव आपको लगता है, और कहाँ तक विकास के मामले में क्षेत्र को आगे ला पाए हैं? बिल्कुल, मैं पिताजी के उनके दृढ़ता, विश्वास, और नहीं कहते कि एक संतोष भाव से यदि काम करता है, जिस विचारधारा से एक ही परिवार में रहकर, उसका भी समय आता है, और निश्चित रूप उनका समय आया। कांग्रेस की सरकार बनती थी, दिग्विजय सिंह सरकार बनती, अर्जुन सिंह जी की सरकार बनती,
लेकिन जनता ने उनको वहीं से नौजवान से चुनकर भेजते थे। लेकिन उनको ऐसा अवसर नहीं आया कि जनता के जो विचार है, जनता की जो मांग है, उनको वो कर पाएँ, क्योंकि सरकार उनकी थी, विधायक भाजपा से होते थे, कांग्रेस की सरकार बनती थी। लेकिन मन में दृढ़ता थी, विश्वास था कि कब ऐसा मौका आएगा, ऐसा कोई व्यक्ति आएगा मध्य प्रदेश में कि इस जो पहाड़ में सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, लोगों को रोजगार की सुविधा नहीं है। तो मन में ये था कि कब अवसर आएगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए उनके सामने। जब संजय गांधी थर्मल पावर हाउस का उद्घाटन हुआ, स्वयं इंदिरा गांधी जी आई थी, उनको तो पार्टी में लाने के लिए उनको वहीं पे मंच से ही कहा, और उन्होंने एक बहाना बनाकर वो निकल के वहाँ से भाग गए। तो एक दृढ़ता थी परिवार की, मैं इसी परिवार में रहूँगा और इसी परिवार में जो भी होगा सुख दुख जनता के बीच में बांटूंगा। उस दृढ़ता को उन्हें बनाए रखा। और वास्तव में जब 2003 के चुनाव में उनको एक तो टिकट नहीं मिली, काट दी गई उनको टिकट। फिर उसके बाद 2003 में जो धुरंधर थे अजय सिंह जी ठाकुर साहब, आप कहेंगे तो सामान्य सीट, तो उनको वहाँ से लड़ा दिए। लेकिन उनका काम करने का तरीका, मिलने का तरीका, सहजता, उमरिया की जनता सब जानती थी। वहाँ चुनाव लड़े, 13-14 हज़ार वोट से उनको हराया, क्योंकि वो पॉपुलरिटी बढ़ गई, सरकार बनी। अटल जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसके पहले। तो जब सरकार बनती तो जब अच्छे व्यक्ति आते, तो शिवराज जी ने पदभार ग्रहण किया, तो जो विचारधारा मिली उनके साथ, तो पूरे क्षेत्र में उन्होंने, सोच लीजिए आज मानपुर हो विधानसभा, च मेरे विधानसभा बांधोगा, आज रोडों का जाल बिछ गया। जिस तरफ आप चले जाइए वहाँ सड़कें बनी हुई हैं, स्कूल भवन बने हुए, हाई स्कूल। और सबसे बड़ी उनकी जो डिमांड थी कि मेरे पहाड़ी क्षेत्र में आज जनजाति समाज के लोग रहते हैं, तो सिंचाई का साधन नहीं था। तो 18 उन्होंने तैयार किया था कि 18 सिंचाई बांध हम बनाएंगे, जिन्होंने सफलता पाई 12 में उनके कार्यकाल में। और शिवराज जी की दृढ़ता, उनका विश्वास, जो मांगे देते गए। आज 12 जलाशय वहाँ हैं हमारे क्षेत्र में, जिससे सिंचाई होती है। लोग वहाँ किसान धंधा करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। स्कूलें हैं, कॉलेजें बन गई। कॉलेज एक हुआ करती थी, एक उमरिया, एक पाली, आज चंदिया में हो गई, बिलासपुर में हो गई, नरोजाबाद में हो गई, सब भवनें हो गई। मतलब विकास की 15-20 वर्षों में मैंने कभी इतना उम्मीद नहीं किए थे हम लोग कि इतना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा, और लोगों में एक चेतना आएगी, एक नई ऊर्जा उनको मिलेगी। एक हम तो लाल गेहूं तक मैंने सोसाइटी से लिया है। अब ताजुब मानो आप, लाल चावल गेहूं आता था, महिला चावल आता था। तब मैं किसको बताऊं, किसको मैं बयां करूं। लाल गेहूं जिसे कठिया बोला जाता है। हाँ, वो कनाडा से आता था। सरकार, यहाँ की सरकार, केंद्र सरकार वहाँ से निर्यात करती थी, आयात कर। तो वो पल को भी हमने देखा है। तो जनता ने सब चीज़ देखा है। वही दृढ़ता, विश्वास की आज वो है कि आज भाजपा की सरकार बनी। आज अच्छे लोग खुशहाल हैं हर क्षेत्र में। जनजातीय क्षेत्र में जाइए, चाहे SC SC, चाहे OBC, हर वर्ग के मानस पटल में खुशहाली की लहर है। और तमाम योजना चल रही हैं, आप सबको पता ही है। आज सीधे सरकार खाते में पैसा दे रही है, जो कहे नहीं समय हुआ TV रेडियो में सुनते थे कि केंद्र सरकार कहती कि 1 रुपया डालते जनता को 15 पैसा मिलता है। तो आज सरकार ने उस जहाँ छेद थे, जहाँ से पैसा डालते थे, लीकेज वाले सब बंद कर दिया। अब सीधे जनता के खाते में पैसा आ रहा। उनको भी लगने लगा कि ये सही काम हो रहा है। चूँकि किसी क्षेत्र के विकास में सड़कों का जाल बिछाना बहुत महत्वपूर्ण है, वो सरकार कर रही है। स्वास्थ्य सेवाएं हो, सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, इन सब में काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार रोजगार वर्ष मना रही है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो लगातार हर क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हो। बांधवगढ़ और आसपास ऐसा कोई इसको आपको नज़र आता है कि इससे रोजगार बढ़ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। एक तो हमारा संजय थर्मल पावर हाउस जो पुराना है, 1984 में इंदिरा गांधी जी ने उसका शुभारंभ किया था, पुराना हो गया। लेकिन फिर भी अभी कम से कम 2-2.5 वर्कर वहाँ स्थानीय लोग काम करते हैं। और उसी के समीप पोड़ी गांव है,
उसी में बनना था। पूर्व में एक 2000 मेगावाट का बनना था, तो किसी रेलवे लाइन के एनओसी ने मिलने के कारण उसको फाइल को दबा दिया, तो खंडवा चला गया। तो लोगों ने संज्ञान में मेरे लाए कि यार कुछ करो, आप इतने समय से ताऊ साहब रहे, आप भी 3 बार तीसरी बार के हो गए, कुछ नया करना चाहिए। जो लोगों के यहाँ जो हमारे लोग पायलन हो जाते हैं, काम करने की दृष्टि से बाहर चले जाते हैं, तो ऐसे पढ़े लिखे लोग कहीं पुणे जा रहे हैं, कहीं गोवा, मतलब कहीं फ्रंट देशों में राज्यों में जा रहे हैं, तो कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ बताया, तो मैंने फाइल को ढूंढवाया। फाइल को ढूंढ के सीधे आदरणीय हमारे नियोजक मंडल जी से मिला, उन्होंने मार्गदर्शन किया। इसके बाद सीएम साहब से मैंने बात रखी, तो वो 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यदि उससे बन जाएगा तो निश्चित रूप से 2-4 हज़ार लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। एक आपको उमरिया के पास चिड़ियाघर, हमारे पर्यटक बाहर से आते हैं और किसी को मिला देखने को जानवर, किसी को नहीं मिला तो उदास होकर लौट जाते हैं। तो हमने उमरिया जिले मुख्यालय के बगल से जो वन विभाग की जो भूमि है, जंगल है, उसमें वो बन जाएगा। और एक हमारा उमरार डैम है, वो भी दर्शन देखने योग्य है, सहायक लोग सब जाते हैं टहलने। यदि उसी कॉरिडोर में उसको बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से ये चिड़ियाघर के माध्यम से वो जो पर्यटक बाहर से आते हैं, विदेशों से आते हैं, उनको भी देखने का अवसर मिलेगा। और इसके माध्यम से हमारे जो बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो ये कुछ ऐसे और भी हैं जो पर्यटक के क्षेत्र में, जैसे संजय गांधी थर्मल पावर, उसमें भी पर्यटक के क्षेत्र से जोड़ा जाए। अमोल खो है हमारा बहुत बड़ा, 4-6 जिलों का एक समागम है। गुफा में भोलेनाथ जी हैं, स्वामी जी हैं, वहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्रों को भी अपना डेवलपमेंट करेंगे और लोगों वहाँ से कनेक्टिविटी करेंगे अपन, तो निश्चित रूप से जो बाहर से लोग, जो दर्शक आते हैं, तीर्थ श्रद्धालु आते हैं, तो ऐसे उनको एक ही जगह न खर्च करके, मतलब उसको कई रूप में वो घूम सकते हैं, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और उस क्षेत्र का व्यापक रूप से विकास भी हो सकता है। तो ये मेरे ध्यान में था और ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाया, तो उन्होंने घोषणा भी की। तो आने वाले समय में इसको हम सब मिलकर उपलब्धि के रूप में क्षेत्र में नजर आएगा। शिवनारायण सिंह खेत में ट्रैक्टर चलाते भी दिखते हैं। सरकार दावा करती है कि हम किसान की जो आय है वो दोगुनी कर देंगे। आपको अंदर से लगता है, चूंकि आप तो मूल रूप से किसानी खेती करते दिख ही रहे हैं, खुद भी किसान हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि इस तरफ सरकार तेज़ी से अगर काम कर रही है तो सफलता भी मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग एक ज़मीन से जुड़े लोग हैं और कृषि को हम पहली प्राथमिकता देते हैं जीवन में। और जो हमसे जुड़े जो लोग हैं, जो किसानी धंधा नहीं करते, वो हमसे जुड़े हैं। तो मेरे पास, जहाँ मैं रहता हूँ, 5 एकड़ की ज़मीन है और पूरा मैं धान, गेहूँ और जो सब्जियाँ हो सकती हैं, सब्जी, दलहन वाली सब अनाज, ये सब लगाते हैं, जिससे ये लोगों को रहे कि विधायक भर नहीं है, ये किसान भी जो स्वयं लगाता है, स्वयं करता है। तो एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि भाई जिनके पास ज़मीन है वो थोड़ा सा मदद करे, थोड़ा सा सहयोग करे, ज़मीन के में घुसे और खेती बाड़ी करे। तो निश्चित रूप से जब दाना डालेगा तो अनाज होगा, और अनाज होगी तो अंदर से एक खुशहाली आएगी। तो यदि हम थोड़ा थोड़ा सब पैदावार करेंगे तो निश्चित रूप से किसान भी सशक्त होगा, हमारा देश भी सशक्त होगा। और हम सब जैविक खाद की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैं भी बता दूं आपको, मैं खाद यूरिया DAP नहीं डालता, DAP नहीं डालता। सिर्फ मेरे को उपज खाने भर को हो जाए, पूरा जो आए उसको ही मिल जाए। मेरे एक भाव नहीं रहता, मेरे घर में यदि साधु संत भी आए तो उसको भी मिल जाए, मेरे को 2 रोटी मिल जाए। तो मतलब कुल मिला के केमिकल वगैरह का अपन उपयोग नहीं करते, शुद्ध वातावरण में खेती करते हैं, जिससे बिल्कुल। अब चूंकि जैविक खेती से आगे बढ़ के प्राकृतिक खेती की तरफ बात होने लगी है मध्य प्रदेश में। उसे अभी कुछ दिन पहले ही कार्यक्रम था, उसमें मुख्यमंत्री स्वयं इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि हम प्राकृतिक खेती में उल्लेखनीय कार्य मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा संकट होता है प्राकृतिक खेती में, और अब हम जिस दौर में चल रहे हैं, चूँकि आप किसान के विषय में मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, लेकिन अब किसान की सोच उससे अलग है। ट्रैक्टर भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, पक्का मकान भी चाहिए। हालांकि अब पक्का मकान तो प्रधानमंत्री आवास से हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। तो
किसान जिस सोच के साथ अब जी रहा है वैसा किसानी से फायदा हो, इसकी बड़ी एक चिंता हो गई। बिल्कुल आप सही बात बोले हैं कि कई योजनाएं जो है लोगों को मिल रही है, धीरे धीरे मेहनत की ओर से लोग बाग छूटना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। तो ये जब तक जीवन है हमारा तब तक हम सबको मेहनत करना चाहिए। और ज़मीनें जो हैं हमारे पास उसमें तो बिल्कुल आपको खेती करनी चाहिए, क्योंकि हम सब ऐसे नागरिक हैं जो वो कहते हैं कि किसान ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान ही हमारे किसान हमारा प्रधान देश है। तो हम सब मानते हैं, तो सार्थक तभी होगा। मेरे अपने किसान भाइयों, मेरे नौजवान साथियों से यही अपील करूंगा कि आप लोग जो जिसके पास ज़मीन है वो निश्चित रूप से खेती करें, प्राकृतिक करें, जैविक करें, जितना हो सके खेती करना चाहिए। जब तक आप खेती नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम कब तक लोगों के ऊपर निर्भर होंगे। हमको आत्मनिर्भर की ओर जाना चाहिए, आत्मनिर्भर की ओर जाना चाहिए, जिससे जब तक हम आत्मनिर्भर होकर और आगे नहीं बढ़ेंगे तो जो हम सब कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अन्य हमारे, कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब आदमी आत्मनिर्भर हो जाएगा। जिसके पास जो संसाधन है उस पर वो आत्मनिर्भर हो जाए तो निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी बातचीत के लिए। तो आत्मनिर्भरता बेहद ज़रूरी है और वो केवल प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी नेता के कहने की बात नहीं है, बल्कि आपके अंदर से निकलना चाहिए। और यही कुछ जीने की कोशिश शिवनारायण सिंह कर रहे हैं। चूँकि विरासत में सियासत मिली, उसके बाद भी अगर खेत में खड़े होकर अनाज उगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत सकारात्मक मैसेज क्षेत्र में जा रहा है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि भले ही राजनीति में आने की मंशा नहीं थी, लेकिन जब एक दिशा पकड़ ली है तो युवाओं को भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सेवा के साथ जीना भी अपने आप में आनंददायक होता है। विशेष में